अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कुछ अगेन सिंप्लिफिकेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस करेंगे। कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो थोड़ी डिटेल्ड हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो और एक सेपरेट असाइनमेंट आपके लिए बनाया गया है। तो ये इस वीडियो को रिकॉर्ड करके कुछ 2 सवाल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि ईज़िली आप अपने असाइनमेंट में जो इस तरह के सवालात हैं उनको सॉल्व कर सकें। एक्सप्रेशंस हैं कुछ इस तरह का कि ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है और कुछ इसमें नहीं करना, वही सिंप्लीफिकेशन करनी है और उन्हीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करना है जो आप काफ़ी पीछे असाइनमेंट्स में करते आए हैं। तो चलें करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले आपको नज़र आ रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है इसके ये जो दोनों आपके पास पावर्स हैं इनकी बेसिस सेम है। तो इसके ऊपर हम लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ डिवाइडिंग पावर्स, जो ये कहता है कि अगर सेम बेस वाली पावर्स डिवाइड हो रही हों तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। तो अप्लाइंग दिस लॉ टू दिस टर्म, सो हमारे पास y हमने एक बार लिखा और ये जो दोनों पावर्स थी इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो आ गया हमारे पास y की पावर a माइनस बी और उसके बाद हमने ये सॉल्व कर लिया और इस पूरी टर्म के ऊपर ये जो एक और पावर है ये पावर ऐसे ही उसके ऊपर आ गई। यहाँ तक क्लियर है। बहुत आसानी से हमने एक लॉ यूज़ किया और इसको कुछ सिंप्लीफाई किया। और अब हमारे पास ये सेकंड टर्म है और आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल सिमिलर है इस फर्स्ट टर्म के जैसी ही है। वो सारी टर्म्स बस इसकी पावर्स में कुछ चेंजेस हैं। तो उसी तरह हम लॉ यूज़ करेंगे, वही लॉ, और इसको भी इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो b माइनस सी यहाँ पे पावर आ गई जो कि यहाँ पे दो पावर्स डिवाइड हो रही थी, उनकी पावर उनके एक्सपोनेंट्स थे। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास ये थर्ड टर्म है, ये भी बिल्कुल इसी तरह है, बस कुछ पावर्स में चेंजेस हैं। तो उसी हिसाब से हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। जो काम हमने अपनी फर्स्ट टर्म में किया था वही काम हमने अपनी सेकंड और थर्ड टर्म में भी किया, क्योंकि वो सेम एक ही तरह की हैं, बस पावर्स में कुछ चेंजेस हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात बहुत आसान है, आगे भी आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाल्लाह। सेकंड, अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो टर्म आ रही है इसके ऊपर पावर के ऊपर एक और पावर आ रही है। y की पावर है a माइनस बी और इस पूरी टर्म के ऊपर एक और पावर है a प्लस बी। सो अब पावर के ऊपर एक और पावर आ रही है तो हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, लॉ ऑफ पावर, जो ये कहता है कि अगर आपके पास एक पावर हो उसके ऊपर एक और पावर आए तो आप उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम वही काम किया हमने कि हमने y को वन टाइम लिखा और इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे a माइनस बी पहली पावर थी वो हमारी फर्स्ट टर्म बन गई और a प्लस बी जो पावर के ऊपर एक और पावर थी वो इसकी सेकंड टर्म बन गई। सो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और सेकंड टर्म भी बिल्कुल इसी तरह सिमिलर है, तो वही लॉ यूज़ करेंगे और इसकी पावर्स को भी हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे और इसी तरह हम थर्ड टर्म के साथ अपनी करेंगे। वीडियो का टाइम ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए वही जो रिपीटेड वर्क हैं हर स्टेप के अंदर मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म के ऊपर जो काम कर रहे हैं वैसे ही काम हम सेकंड और थर्ड टर्म के ऊपर सेम रूल के तहत कर रहे हैं। चलें, अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब हमें जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है कुछ इस तरह जो ये कहती है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है वो बराबर होता है a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड के। ठीक है, ये सिंपल एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो आप लोअर ग्रेड्स पे प्रूफ भी कर चुके हो और यूज़ भी करते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए। सो वही आइडेंटिटी यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं कि हम इस टर्म को इस तरह लिख सकते हैं y की पावर a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी आ रहा था, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों टर्म्स, तो इसको एज पर दिस आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। क्लियर है? ये आइडेंटिटी यूज़ करके हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सेम आइडेंटिटी इस सेकंड टर्म पे भी अप्लाई होगी, तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी y की पावर b स्क्वायर्ड माइनस सी स्क्वायर्ड, क्योंकि इसके अंदर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी था। तो अकॉर्डिंगली सेम हमने प्रोसीजर अप्लाई किया, बस पावर्स एक्सपोनेंट में कुछ फ़र्क होने की वजह से कुछ सिंप्लीफिकेशन में डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है। वही काम हम इस थर्ड टर्म के साथ करेंगे, तो यहाँ पे आएगा y की पावर c स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। क्लियर है? अब हम हर स्टेप में देख रहे हैं आप कैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और कुछ अलजेब्रा के सिंप्लीफिकेशन के रूल्स को यूज़ कर रहे हैं और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब आप देखें, अब आपको इस स्टेप में ये नज़र आ रहा है ये जो तीनों टर्म्स हैं तीनों के बेसिस क्या हैं, सेम है, y के बराबर हैं। तो हम यहाँ पर भी एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ मल्टीप्लाइंग पावर, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तीनों टर्म्स और इनकी बेसिस सेम है। और लॉ ये कहता है कि जब बेसिस सेम हो और पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम उनकी एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं।
तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने y को 1 टाइम लिखा, ये इसकी फर्स्ट पावर, प्लस ये इसकी सेकंड पावर को लाके इसमें ऐड किया, और प्लस इसमें ये इसकी थर्ड पावर को लाके ऐड किया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीप्लाइंग पावर, कि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो गई। क्लियर है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आई होप नहीं होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चल रहा हूँ। अब हमें देखनी है इस पावर में क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। ओके, अब हमें सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस बी है, माइनस बी स्क्वायर्ड है, और ये प्लस बी स्क्वायर्ड है, तो माइनस बी स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड से कैंसिल हो गया। सिमिलरली हमारे पास ये माइनस सी स्क्वायर्ड और प्लस सी स्क्वायर्ड है, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। और इसी तरह हमारे पास ये प्लस ए स्क्वायर्ड और ये माइनस ए स्क्वायर्ड है, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर एक्सपोनेंट में y के जितनी भी आपके पास टर्म्स थी वो सारी प्लस माइनस से कैंसिल हो गई, और ज़ीरो हमारे पास y के पास बच गया, y की पावर ज़ीरो। और हमें ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता है कि किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो 1 के बराबर होता है। तो इन शॉर्ट ये जो पूरी हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन थी इतनी बड़ी, ये सिंप्लीफाई होने के बाद 1 के बराबर इसका आंसर आया। सो इसी तरह आपको सॉल्व करना है, अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को भी स्टेप बाय स्टेप चलना है, और प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 अप्लाई करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली यू विल गेट योर आंसर एज 1। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो, एंड इन द लास्ट ऑफ द वीडियो आई विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप विच इज़ दिस। ठीक है, ये भी कुछ उसी तरह का सवाल है, और इसको भी हम उसी तरह लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ सिंप्लीफाइंग अलजेब्रा यूज़ करेंगे और इसको ईजीली सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, हमारे पास यहाँ रेडिकल के साइन आ रहे हैं, और हमें पता है कि जब भी हमारे पास रेडिकल के साइन आते हैं तो हम विद इन रेडिकल, रेडिकेंड जो होते हैं, जिनको हम रेडिकेंड कहते हैं, जो रेडिकल के साइन के अंदर चीज़ लिखी होती है, क्या उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं। विद इन रेडिकल हमें अगेन नज़र आ रहा है कि इन दोनों पावर्स की बेसिस सेम है और ये पावर्स डिवाइड हो रही हैं, तो वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ डिवाइडिंग पावर एंड वी कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट देयर एक्सपोनेंट्स, a की पावर x माइनस वाई इस लॉ के तहत, क्योंकि डिवाइड हो रहे थे पावर्स माइनस हो गई। यही सेम लॉ हमारी इस और बाकी सॉरी ये जो रेडिकल का साइन था अपने इंडेक्स के साथ वो वैसे ही उसके ऊपर मौजूद है, हमने सिर्फ अंदर सिंप्लीफिकेशन की है। ना हमारे पास ये सेकंड टर्म है, ये बिल्कुल फर्स्ट टर्म जैसी ही है, बस इसके एक्सपोनेंट्स में फ़र्क है थोड़ा सा। यहाँ x और y है, यहाँ पे y और z है, तो सेम टेक्निक यूज़ करेंगे, सेम लॉ यूज़ करेंगे और इसको इस तरह से हम सेम तरीके से ही सिंप्लीफाई कर लेंगे, और यही तरीका हम अप्लाई करेंगे अपनी इस थर्ड टर्म के ऊपर। क्लियर है? तीनों टर्म के ऊपर हमने एक ही लॉ अप्लाई किया है और एक ही तरह सिंप्लीफाई किया है, बस एक्सपोनेंट्स में अलग फ़र्क था तो उसी हिसाब से एक्सपोनेंट्स हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। ओके, अब हमारे पास विद इन रेडिकल साइन हम देख रहे हैं किसी भी टर्म में कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं होती तो अब हम रेडिकल के साइन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब भी हम रेडिकल के साइन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम लॉ ऑफ फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट की मदद लेते हैं और हम अपने रेडिकल के साइन को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट बनता है। ये लॉ है कि जब भी आपके पास कोई रेडिकल का साइन के अंदर आ रहा हो कोई रेडिकेंड, तो आप उसको इस तरह फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपके पास उस रेडिकल का इंडेक्स होता है वही उसका एक्सपोनेंट बनता है 1 ओवर करके। मतलब यहाँ पर इसका इंडेक्स n है तो x की पावर बनेगी 1 ओवर n। यही लॉ अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, और ये जो हमारा रेडिकेंड है उसको हमने ऐसे ही लिख दिया, और इस रेडिकल का इंडेक्स क्या है 3, तो इसके ऊपर पावर आएगी 1 ओवर 3। क्लियर है कि जो भी पूरा रेडिकेंड था वो वैसे ही बेस बन गया, और इंडेक्स 3 था तो 1 ओवर 3। यहाँ पे इंडेक्स 5 होता तो हम 1 ओवर 5 लगाते अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। क्लियर है? ओके, यही लॉ अप्लाई होगा अब सेकंड टर्म के ऊपर, और बेस रेडिकेंड जो है वो बेस बन जाएगी और पावर 1 ओवर 3 ही आएगी। और सिमिलरली वी अप्लाई द सेम लॉ ऑन द थर्ड टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड वी विल गेट दिस। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अगेन हमारे पास हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म के अंदर ये हमारे पास पावर के ऊपर एक और पावर आ रही है। वी हैव अ पावर ऑन a विच इज़ x माइनस वाई, और उसके ऊपर एक और पावर है विच इज़ 1/3। क्लियर है? अब पावर के ऊपर पावर आ गई तो वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ पावर, जो ये कहता है कि अगर पावर के ऊपर एक और पावर आए तो वी कैन सिंपली फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स की हम प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है?
सो अब इसका मतलब है हमें x माइनस वाई इंटू 1/3 करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो बेस हमने ऐसे ही लिख दी, हमने बेस ऐसे ही लिख देनी है। अब x माइनस वाई, जाहिर है कि जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होती हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। x माइनस वाई में डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ डिनोमिनेटर 1 है। आपको फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन आती है, मैं आपसे रिकॉल करवा दिया यहाँ पे। सो न्यूमरेटर में आ रहा है x माइनस वाई और इसके न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 1। तो x माइनस वाई को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर x माइनस वाई ही आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास x माइनस वाई आ गया और इसका डिनोमिनेटर मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में 1 है और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 3। तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 3 ही मिल जाएगा सिंपली। क्लियर है? तो जब हमने x माइनस वाई को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये फ्रैक्शन मिली विच इज़ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3। ये पूरा एक्सपोनेंट है a का। सो यही सेम रूल और सेम टेक्निक और सेम सिंप्लीफिकेशन अप्लाई होगी इसकी सेकंड टर्म के ऊपर, और यहाँ पे हमें मिलेगा a की पावर x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3। और यही टेक्निक अप्लाई होगी जब यहाँ, सो वी विल गेट दिस टर्म विच इज़ a की पावर z माइनस x डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? यहाँ तक हम लॉ अप्लाई कर रहे हैं और सिंप्लीफाई कर रहे हैं और हमें आंसर्स मिलते जा रहे हैं। अगेन हमारे पास सेम इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि तीनों बेसिस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लॉ ऑफ मल्टीप्लाइंग पावर अप्लाई होगा और इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया जाएगा। तो हमने बेस को 1 टाइम लिखा और इनके एक्सपोनेंट्स जो होते हैं ये इसका फर्स्ट एक्सपोनेंट प्लस इसका सेकेंड एक्सपोनेंट प्लस इसका थर्ड एक्सपोनेंट, तीनों एक्सपोनेंट्स को हमने ऐड कर दिया इस लॉ के तहत। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसकी फ्रैक्शन में सिंप्लीफिकेशन करनी है, राइट। सो हमने बेस को ऐसे ही लिख देते हैं पहले। अब देखें यहाँ पे फ्रैक्शंस को ऐड करना है और ये आपको नज़र आ रहा है ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, तीनों के डिनोमिनेटर 3 हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो जब भी हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं सो वी सिंपली हम उसके डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखते हैं और उसके न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं। तो हम ये न्यूमरेटर्स को, तीनों न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया। फर्स्ट न्यूमरेटर x माइनस वाई, सेकेंड y माइनस जेड और थर्ड z माइनस एक्स, तीनों को हमने ऐड कर दिया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब क्या हो सकता है, अब देखते हैं कि इसके न्यूमरेटर में क्या मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है। यस, हमें नज़र आ रहा है कि माइनस वाई प्लस वाई आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस जेड प्लस जेड आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो गए। सो अगेन हमारे पास न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, ज़ीरो बचा, और ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आंसर ज़ीरो ही आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगेन a की पावर आ गई 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 1। सो हमने ये एक्सप्रेशन भी इसको सॉल्व किया और आंसर हमारे पास आ रहा है 1। सो इसी तरह के कुछ सवालात आपको असाइनमेंट में मौजूद हैं और इसी तरह के सवालात बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है वो आई होप कि आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को इसी सीक्वेंस में अप्लाई करेंगे और थोड़ी बहुत लॉ तो इसी तरह अप्लाई होंगे डेफिनेटली, बस सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आई होंगी। अब आप अपने असाइनमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।